नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम बुंदेलखंड में कालपी में हैं। आज सुबह हम ओरई से चले, लगभग 35-40 मिनट का हमने सफ़र तय किया और पहुँच गए कालपी। जब हम कालपी में एंटर कर रहे थे ना, तो मैंने एक 84 गुंबद करके एक बिल्डिंग है वो देखी थी, तो वहाँ पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम लंका मीनार विज़िट करने पहुँच चुके हैं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर विवेक निगम है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। ठीक है। अब रात को मैंने आपको जब फ़ोन पे बात करी थी शाम को 8 बजे के आसपास, तो मैंने इनको समय दिया था कि हम आपको 6 और 6:30 के बीच में मिलेंगे, और हम हो गए लेट और हम आ रहे हैं 7:30 बजे। कोई प्रॉब्लम सही तो ठीक है। तो अब थोड़ा हमें आप इस मीनार के बारे में जितना हो सके डिटेल में बताइएगा। ओके सर, ओके। और इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इसका नाम लंका मीनार क्यों है? सर, ये हमारे बाबू मथुरा प्रसाद निगम बुंदेलखंड के फर्स्ट लायर, बुंदेलखंड के फर्स्ट लायर थे लॉयर जी। और उनकी एक नेचुरल क्या मतलब एक प्राकृतिक उनकी हाइट 8.5 फुट थी, और वो रावण का अभिनय करते थे। अच्छा जी। तो लेकिन उनके में कुछ दैवी गुण थे। जब वो पैदा हुए थे तो उनके ऊपर एक नाग और नागिन ने छाया कर ली थी। 6 महीने उनके पास रहे थे, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जब वो उन्होंने बुंदेलखंड से पहला उन्होंने वकालत शुरू की थी। तो सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, नाग और नागिन ने 6 महीना छाया करके रहे नाग नागिन? जी, उनके पास बराबर रहे हैं। तो वो घर वालों को डर नहीं लगा? नहीं लगा। वो वही तो बोल रहे हैं मैं कि वो दैवी शक्ति थी। इसको कहते हैं कि देवताओं की कृपा रही हो, जो कुछ रहा भगवान की। उसके बाद में जब वो जैसे ही बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद उनको सपना हुआ यहाँ पर खुदाई करिए। तो उन्होंने जब वो खुदाई की तो यहाँ पर असरफी, सोना, काफ़ी जो कुछ निकला, तो जितना उनको लेना था लिया। लेकिन एक दुर्भाग्य से वो यहाँ थे नहीं, तो उनके नौकरों ने नाग नागिन को मार दिया था। तो उन्होंने सबसे पहले सोने के नाग नागिन बना करके यमुना में विसर्जित किया। उसके बाद हमारे ख्याल हिंदुस्तान के विश्व में इतने बड़े नाग नागिन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये नाग नागिन बने हैं 350 फुट लंबे, 360 फुट लंबा नाग है, और 260 फुट नागिन है, उसका बच्चा है। अच्छा। उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने टेम्पल की स्थापना की, जिसमें सारे देवी देवता आज भी विराजमान। यहाँ से लेकर के आज ऊपर में देखिए सारे छोटे छोटे देवी देवता बने हुए हैं। इसके बाद रावण शंकर जी का भक्त था, तो शंकर जी की मूर्ति रावण हमेशा देखता। रावण की आंखों में आज भी हीरा लगे हुए हैं। रावण कहाँ है? ये सामने? ये सामने 125 फुट ऊपर रावण बना हुआ है। वो कुंभकर्ण लेटा हुआ है, सामने मेघनाथ बैठा हुआ है, उसमें अंगद बैठा हुआ है। क्योंकि वो रावण भक्त है, तो रावण के सारे पूरे यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं सारे उनको बनाए गए हैं। तो हम आपकी बात से समझे हैं वो रावण के भक्त थे जी। इसकी वजह से इसका नाम लंका मीनार रखा गया। मीनार रखा। ये कितने साल पुरानी बात है? 1850 में, 1875 में इसका कार्य पूरा हुआ था। और आप उन्हीं की मैं उनका जनरेशन से? 5वीं जनरेशन। बड़ी यूनिक स्टैचूज हैं। पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो पहले आदमी गले से मिल करके तब लड़ाई शुरू होती थी। ये नहीं कि तुरंत अटैक कर दिया है, ऐसा नहीं होता था। आप ये देखिए, एक तरफ राम की सेना मिल रही है, एक तरफ रावण की सेना मिल रही है। ये दोनों का मिलन है, इसके बाद युद्ध शुरू हुआ था। अच्छा जी। जी। तो ये टोटल मीनार कितने फ्लोर में? ये 7 खंड में बनाई गई है। अच्छा जी। हम जब छोटे होते थे ना, आज से 35-40 साल पहले जी, तब हम दिल्ली में कुतुब मीनार पे फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते थे, इनफैक्ट ऊपर भी जा सकते थे। जी जी। उसके बाद वहाँ पर हो गया बंद। जी। इसकी कॉस्ट कुतुब मीनार से कई गुना ज़्यादा है। कैसे? इसमें इतनी नक्काशी बनी हुई है, कुतुब मीनार में कोई नक्काशी नहीं बनी हुई है। बस ये है कि दिल्ली में इसकी महत्ता ज़्यादा हो गई, बड़ा शहर होने की वजह से। बड़ा शहर होने के बाद इसको इस तरीके से बनाया है। हाँ जी। कि प्रत्येक खंड में हवा रोशनी आपको बराबर मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी इसमें कुतुब मीनार में नहीं होगी, ये आपको लंका मीनार में ही मिलेगी। अभी हम कौन से फ्लोर तक आ चुके हैं? ये हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। इसके ऊपर ब्रह्मा जी बने थे लंका के सबसे ऊपर, उसके ऊपर छत छाया थी। 1935 में भूकंप बहुत भयंकर आया था, जो कि खाली ऊपर की छत छाया गिरी है। इसमें 3 कलश सोने के रखे गए थे। एक टॉप में था, एक रावण की तोंदी पे था, एक पाताल में था।
अच्छा, जी जी। तो अर्थक्वेक के समय वो टॉप से टूट गया। हाँ। हमारे जो बाबा थे यहाँ से 10 किलोमीटर बागी के रहने वाले थे, तो उन्होंने इस तरीके से बनाई थी, यहाँ से 10 किलोमीटर का गांव दिखता था। ये यहाँ के राजा भी थे, तो उनका यहाँ पर एक दरबार लगता था। ये देखिए ऊपर इनका सोने चांदी के झूले थे, ये आज भी पड़े हुए हैं। यहाँ बैठ के उनकी मंथना होती थी। ये उनके नाप के खूंटे लगे हैं 8.5 फुट पे, ये देखिए चारों तरफ आपको दिखाई देगा, जिन्होंने बनाया था। जिन्होंने बनाया। तो ये खूंटे उनकी ये उनकी हाइट की हैं सारे खूंटे। रावण का अभिनय करते थे 8.5 फुट। यही तो मैंने आपसे बताया कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि 8.5 फुट के थे वो। काफ़ी ज़्यादा है जी। तो उन्होंने अपनी हाइट को बताने के लिए आने वाला समय मेरी हाइट को जान सके खूंटे लगवा दिए। ये यहाँ भी लगे हैं, मेरे घर पे भी लगा हुआ है। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, आपने Thank you, sir. हमें बहुत अच्छे से मीनार विजिट करवा दी। हमारे साथ इस समय प्रेम जी हैं। नमस्कार। आपका ना यहाँ पर यूनिट है हैंडमेड पेपर का। कालपी में हैंडमेड पेपर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, अंदाज में कितनी होंगी? लगभग इस समय तो 70-80 काम कर रही हैं। अच्छा, और ये कितना पुराना व्यापार है? ये लगभग 85 साल पुराना काम। काफ़ी साल हो गए। बहुत साल हो गए हैं, बहुत वर्ष हो गए और अच्छे से चल रहा है। वैसे हम कालपी के बारे में सोचते हैं तो हमें 5-6 चीज़ें ध्यान में आती हैं, आप बताइएगा। जो सबसे पहले ध्यान में आती है, नंबर वन नहीं बोल रहा, हाँ। उनमें से एक चीज़ है हाँ, हाँ। मीनार जी। व्यास जी की जन्मस्थली, जी बिल्कुल। यहाँ का हैंडमेड पेपर, जी। और मैंने क्या मिस किया? लक्ष्मीबाई किला, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का किला, 84 गुंबद। यहाँ बीरबल का भी जन्मदिन स्थान है, जिसको रंगमहल कहते हैं। अच्छा जी, बीरबल का भी जन्म स्थान है। यहाँ सूर्य मंदिर है जो कोणार्क में है और दूसरा कालपी में है। ये कहाँ है सूर्य मंदिर? ये यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर अच्छा, कालपी में ही आता है, जमुना किनारे है। इनमें से कुछ चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी, अच्छा हो गया आपने बता दिया। तो अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि अब आप तो निकल रहे हैं यहाँ से, हमीरपुर जाना है आपको, तो हम आपके रेफरेंस जो पॉइंट है वहाँ जाकर हैंडमेड पेपर कैसे बनता है वो वीडियो बना लेंगे। तो डॉक्टर साहब हमें आधे घंटे बाद ज्वाइन करेंगे, आपको कुछ काम है। तो हम क्या करते हैं, जो आपने ब्रेकफास्ट पॉइंट बताया है 84 गुंबद के बगल में, तो हम आपको फिर तब तक आधे घंटे में नाश्ता करके वहीं मिलते हैं। ठीक, ओके, राइट है। थैंक यू। अच्छा जी प्रेम जी, धन्यवाद। Thank you. और आपसे मिलते हैं मैं आता हूँ। थैंक यू। लंका मीनार से लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र करके ना अभी हम 84 गुंबद पे आए हैं। सुबह जब हम ओरई से हम आ रहे थे ना, तो हम इसी हाईवे से आए थे, सामने आपको दिख रहा है ना। यहीं से हम निकलते निकलते लंका मीनार तक गए थे, मतलब कालपी तक गए थे। तब हमने 84 गुंबद देख लिया था लेफ्ट में, फिर हमको लगा कि वापस लौट कर आएंगे। अब मैं क्या है, 84 गुंबद के बगल में एक बड़ा सा ढाबा है, इसका नाम है साजन ढाबा। तो यहाँ पर हम लोग चल के नाश्ता कर लेते हैं और आधा घंटा 20 मिनट में नाश्ता करके फिर हम 84 गुंबद विजिट करने चलेंगे। आइए। यहाँ पर मैंने ना अपने लिए आलू पराठा और साथ में दही ले लिया, मक्खन तो इन्होंने दे दिया हमको खाने के लिए। मैंने कहा था कि आलू प्याज का ना मिक्स पराठा बना दो, अच्छा रहेगा। सही है, स्टफिंग तो मस्त करी है। स्टफिंग देख के ना मुझे लग रहा था हरी मिर्च तेज़ रहेगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब ये हरी चटनी लगा ली ना, अब टेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। हरी चटनी के साथ ना स्वाद और इम्प्रूव हो गया। पराठा तो सही है, हरी चटनी मेरे को ज़्यादा पसंद आई इनकी एज ए कॉम्बिनेशन, और दही अच्छा है, घर का बना हुआ दही है, गुड टेस्ट। डॉक्टर साहब को मैंने ना 84 गुंबद पे ज्वाइन किया अभी। तो हम अभी अंदर गए थे, तो हमें सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आप वीडियो नहीं बना सकते, चाहो तो मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ ले सकते हो, वीडियो तभी अलाउड है अगर आपके पास सेंट्रल एएसआई की परमिशन है, तभी वीडियो अलाउड है। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि अपने ऑफिसर से बात करवा दो, तो करवा तो दी बात ऑफिसर से, लेकिन ऑफिसर ने मना कर दिया, विदाउट प्रॉपर परमिशन ऑफ सेंट्रल एएसआई हम अलाउ नहीं कर सकते। तो फिर हमने सोचा कि ये काम करते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि फ़ोटोग्राफी तो कर सकते हो आप। तो कुछ फ़ोटोग्राफ लेकर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस स्थान के बारे में बेसिक कुछ जानकारी दे देते हैं। आप बता देंगे तो बेहतर रहेगा। ये कालपी के 84 गुंबद बहुत पुराना प्लेस है, 15वीं-16वीं सदी का है। बादशाह लोधी शाही का ये 84 गुंबद है। इसमें 84 दरवाज़ों का वर्णन है
लेकिन लोग बताते हैं जैसा कि संभवतः कि ये 84 पूरे दरवाजे नहीं आते हैं, 85 होता, कभी 83 होता है। ये कालपी का सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है। जब हम 84 गुंबद अंदर विजिट करने के लिए गए तो मैंने जो गुंबद देखे ना, तो मेरे को उसमें बड़ी सिमेट्री लग रही थी और अच्छा लग रहा था। अंदर हमने 4 ग्रेव्स देखी। आप जब कालपी की ओर जा रहे होंगे या कालपी से ओरई आ रहे होंगे तो मेन हाईवे पे ये मॉन्यूमेंट आप विजिट करिए। यहाँ से कालपी केवल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा, हमें भी लगा। 7:15 बजे हम आ गए थे और अभी देखो 11 बज आपने गए। ये कालपी का इतना अच्छा लिया, मैं बहुत बहुत थैंक्स आपको कहता हूँ। धन्यवाद जी। हम लोग ना हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथ विनीत जी हैं और शर्मा जी हैं। तो ये यूनिट जिसको हम विज़िट करने आए हैं, आप लोग इसको रन करते हैं। इस यूनिट का नाम क्या है? अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस। अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस, ग्रेट। तो आप में से शर्मा जी, आप अगर हेल्प कर दें या आप कर दें, तो पूरा हम प्रोसेस देखना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल स्टेज तक हैंडमेड पेपर कैसे तैयार होता है। आज मॉर्निंग में हमको मालूम चला कि एक समय था जब यहाँ 150 के करीब यूनिट्स होती थी और आज की तारीख में 50% लेवल पे रह गई हैं। कुछ चैलेंजेस रहे होंगे पास्ट में जिसकी वजह से। तो पहले हम प्रोसेस समझते हैं, फिर क्या चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। राइट है? तो आइए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रॉ मटेरियल, ये हैंडमेड पेपर का रॉ मटेरियल है। ये होजरी की कतरन है। अच्छा, जैसे हैंकी, अंडरगारमेंट्स, बनियान है, कॉटन। कॉटन। तो इसका मतलब ये रॉ मटेरियल जो आप इस्तेमाल करते हैं कॉटन ही करते हैं? कॉटन ही करते हैं, कॉटन रैग। और उससे दूसरे मटेरियल से, पॉलिस्टर से या किसी और चीज़ से ये बन भी नहीं सकता। तो कॉटन का वेस्ट, कॉटन का वेस्ट, ऐसा कह सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये बीटर है, ड्रम सा बना है। ड्रम सा बना हुआ है। इसमें ब्लेड्स और कटिंग के लिए ब्लेड्स लगे हुए हैं जो घूमता है मोटर से। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से ऐसे घूमता हुआ जाता है। अच्छा जी। ये बीटिंग के बाद इस तरह का पल्प तैयार हो जाता है। तो ये 3 से 4 घंटे की बीटिंग होती है? 4 घंटे की। अच्छा। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, पूरी तरह तैयार वो नीचे हौद में पड़ा हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा अभी। वैसे हाथ में लेने से ना ऐसा लग रहा है जैसे रुई को गीला कर देते और थोड़ी हार्ड हो जाती है। रुई तो कहने बहुत सॉफ्ट हो गया। अभी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ये अभी पूरी तरह बीट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है। वेरी गुड। ये पल्प जो अभी दिखाया आपको, ये वहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है। अच्छा, तब यहाँ पर लिफ्टिंग होती है इसकी। तो अभी जो मैं ये देखिए, समझा कि नीचे जो पल्प था, हाँ, वो उसको इस पे पानी के साथ उठा लिया। ये पानी के साथ घुर के आता है माल। ये जाली में आ गया ना। हाँ हाँ। ये जाली में आ गया, जो ये सीट का रूप तैयार हो गया इसका। अच्छा, हाँ हाँ। तो आपकी बात से हम समझे हैं, ये शीट इनके हाथ में, इसके ऊपर ऐसा शीट लगा देंगे। इस पे ये कपड़ा लगेगा, ये क्लॉथ लगा दिया जाएगा इस पे। ये देखिए, अच्छा, लग गया। वेरी अब गुड। इसको इस पे पलट देंगे ओह, थोड़ा सा। ये आ गई सीट। पल्प की शीट को आपने इस कपड़े पे चिपका दिया। ये वहाँ से जो आपने देखा, ये वहाँ से इसमें प्रेस मशीन में पूरा रखा जाएगा इतना पेपर, और इसको चला दिया जाएगा। तो ये इसको प्रेस कर देगी पूरे पेपर को। इसका जितना भी पानी है सब निकल जाएगा। इसके बाद फिर इसको निकाल के इसको धूप में डाल दिया जाएगा। तो ये शाम तक सूख जाएगा। जब वो सूख चुकेगी तो इस कपड़े से सीट को अलग कर देंगे तो पूरी सीट निकल आएगी। अच्छा, कागज की शीट आ जाएगी। कागज की सीट आ जाएगी, कपड़ा अलग कर देंगे। फिर वो कपड़ा दोबारा सेम प्रोसेस में आ जाएगा। सेम प्रोसेस में आ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। ये जैसे फैक्ट्री यूनिट्स है, मुझे किसने बताया कि सुबह 4 बजे काम स्टार्ट हो जाता है? ये लोग 4 बजे नहीं, 3 बजे 2 बजे ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे तैयारी करते। 3 बजे लिफ्टिंग शुरू हो जाती है। यही इसका प्रोसेस होता है। इसलिए कि अगर इतने सवेरे से नहीं करेंगे तो सुबह 9-10 बजे तक ये पूरा कर पाते हैं। इसके बाद फिर धूप नहीं मिलेगी इनको दिन की। तो सूखने तक तो हम समझ गए। हाँ, बरसात में जरूर हम लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बरसात में रिदम रुक जाता है। हाँ, और हैंडमेड पेपर का मजा ही सन ड्राइड पेपर में ही है। अगर सूरज की रोशनी से नहीं सूखा है तो मजा नहीं आएगा। फैंटास्टिक। बताओ, कहाँ से शुरू हुआ? कॉटन रॉ मटेरियल से, कॉटन वेस्ट एक तरह से। हाँ। और अब ये हैंडमेड शीट हमारे पास हाँ, ये कपड़े से निकलने के बाद बाकी फिर जिसमें जो रंग कैसा, डिजाइन कैसा, वैल्यू एडिशन जो होगा वो अलग बात है। जैसे ये सीट है। हाँ हाँ,
ये सीड पेपर है, इसमें तुलसी का ये सीड पड़ा हुआ है। हाँ, और इसकी खासियत ये है कि इसका एक टुकड़ा अगर आप मिट्टी में फेंक देंगे तो तुलसी का पौधा निकल आएगा। कमाल है। हाँ। अच्छा जी। हाँ, तुलसी का पौधा निकल आएगा। इसी तरह इसमें मैरीगोल्ड भी होता है, चिली भी होता है, टोमेटो भी होता है, सब सीड के बनते हैं। उनके सीड्स? हाँ, उनके सीड्स इसमें सीड में लगते हैं। बड़ा आप लोग डिटेल में काम करते हो। हाँ हाँ। और ये सीड वो जो जहाँ लिफ्टिंग वाला वो है टैंक, वहीं ऐड कर देते हैं सीड। उसमें उसी में घोल दिया जाता है पल्प के साथ। प्रोसेस तो हमने ऑलमोस्ट 100% समझ लिया। अब मुझे ये बताइए, शीट है मेरे पास, अब आप सेलर हैं, मतलब फैक्ट्री यूनिट से हैं, आप जिसको बेच रहे हैं आगे, खरीदार है जो, वो एक तो हैंडबैग में इस्तेमाल करता होगा, क्राफ्ट में यूज होती होगी, क्राफ्ट में यूज होती है, अक्सर हमने देखा है, डायरी में यूज होती है, कैलेंडर में होती है, और बॉक्सेस बनते हैं। इसके बॉक्सेस ऐसे बनते हैं कि कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर इसको पेस्ट किया जाता है डिजाइन और बेटर लुक एंड फील के लिए। वैसे और बड़े मल्टीपल यूजेस होंगे। बहुत यूजेस हैं, बहुत यूजेस हैं। अच्छा जी, अति। और आप जो आगे का प्रोसेसिंग है शीट के आगे की, वो प्रोसेसिंग आप लोग करते हैं या आपका केवल रोल है इसको? नहीं, हम तो सीट के फॉर्म में ही बेचते हैं। आगे का प्रोसेसिंग ऐसा लिफाफे आप लोग नहीं बनाते? नहीं, लिफाफे भी बन जाते हैं, अब बनने लगे हैं, लेकिन और ज़्यादा कोई वो नहीं करते, हम लोग सीट ही बेचते हैं सीधे इस तरह। बड़ा मस्त लग रहा है। हाँ, ये मेटेलिक है, इसमें ये मेटेलिक के ऊपर डिजाइन दी गई है। मेटालिक मतलब? मेटेलिक की कोटिंग है इस पे, चमकदार। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। वाह। आज की तारीख में कालपी की जो हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री है, वो किस तरह का चैलेंज फेस कर रही है? वो एक तो इस समय रॉ मटेरियल की बड़ी दिक्कत हो गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रॉ मटेरियल की आ गई और बहुत इसके रेट बढ़ चुके हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और मार्केट में उतने दाम उस रेशियो में नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस रेशियो में हम लोगों की मेकिंग का कॉस्ट बढ़ गई है। यानी प्रोडक्शन करने में भारी मुश्किल हो रही है। हाँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी अरविंद जी, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद। और आपने वापस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका समझाने का तरीका ऐसा था, हमको लगा कि लाइव देख रहे हैं सब कुछ होते हुए। जैसे कभी कभी हमारे चैनल के व्यूअर्स बोलते हैं कि आप जैसे कोई जगह दिखाते हो, कोई फूड दिखाते हो, तो हमें लगता है हम आपके साथ ही चल रहे हैं। तो आज वही काम आपने बहुत खूबसूरती से किया। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक्स। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र करके अभी हम यमुना किनारे खड़े हैं। हाइट से हम यमुना रिवर को देख रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक सामने चंदेल कालीन एक भवन है जो स्क्वायर शेप में है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी शेप स्क्वायर है। कुछ खास बातें इस भवन की, और इस जगह को 1857 के समय कैसे इस्तेमाल किया गया, मैं थोड़ा आपको नज़दीक चल के बताता हूँ। इस भवन की दीवारें 9 फीट चौड़ी हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, पटना के राजा कुंवर सिंह और बिठूर के नाना साहब और तांत्या टोपे इस जगह मंत्रणा किया करते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कैसे किया जाए। तो ऐसा कह सकते हैं कि उनका मंत्रणा भवन था। मीटिंग्स किया करते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे। अब रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जब कानपुर जाती थी तो कालपी से होती हुई जाती, तो ये भी कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का विश्राम गृह, साथ में मंत्रणा भवन। रानी लक्ष्मीबाई जब ग्वालियर की ओर जा रही थी तो इस जगह से बादल ने छलांग मारी और यमुना किनारे किनारे घायल अवस्था में, ग्वालियर से कुछ दूर पहले कोई जगह मैं नाम भूल गया हूँ, वहां तक रानी लक्ष्मीबाई को बादल लेकर गया। यहाँ पर एक स्टाफ सफाई कर रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया भवन अंदर देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा देख लो। तो ये हॉल आप देख लीजिए। कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की ना कि 9 फीट चौड़ी दीवार है जो हमने पीछे पढ़ा भी था ना। अब ये देखो, यहाँ से दीवार स्टार्ट हो रही है और इधर तक है, और 1000 साल पहले ये भवन बना है। 9 फीट हो गया ना, काफ़ी बड़ी है। तो इतनी चौड़ी दीवार कम ही देखने को मिलती है। याद आ गया, लास्ट मैंने नालंदा में देखी थी, बट मैंने तो नापा नहीं कि वो कितने फीट चौड़ी है। 1857 के समय यहाँ पर क्या रोल प्ले किया गया उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो रिपीट नहीं कर रहा।
फिलहाल इस भवन की देखरेख वन विभाग कर रहा है। तो इनका एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, और साथ में ऊपर एक रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग हमको दिखाई दे रही है, कैसे वो बादल पे बैठी हुई हैं। अब हम यहाँ से ना महर्षि वेदव्यास जी के मंदिर चलते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता हो, महर्षि वेदव्यास जी का कालपी जन्मस्थली है। चलिए चलते हैं यहाँ से। कालपी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जो भी डिस्टेंसेस हैं सब 2-3 किलोमीटर के अंदर ही हैं। हम महर्षि वेदव्यास जी के मंदिर तक पहुंच चुके हैं। मेरे राइट में जो टेम्पल क्लोज है ना, ये नया मंदिर है। जो उनका प्राचीन स्थान है वो वहाँ पर सामने ऊपर की ओर है। आइए। मंदिर में जाकर हमने माथा टेका। पुजारी जी से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें वेद व्यास जी के जीवन के बारे में कुछ बताएं। उन्होंने पुराणों की रचना करी, वेद लिखे, और हमें जो जानकारी है वो सिर्फ इतनी है कि ये स्थान महर्षि वेद व्यास जी की जन्मस्थली है। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास नराबेल से आके विराजे हैं। ये जमुना नदी के बीच नदी के रेती पर इनका जन्म हुआ है। रेती पे? रेती पर हुआ है। वहाँ से आके मैं नराबेल से इसी स्थान में आके विराज गए हैं। इन्होंने पहले अपना तप किया। तप करने के बाद 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना की है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। भगवान भोलेनाथ ने 12 साल तक यहाँ अपना दरबार लगाया है। यहाँ पर भीष्म पितामह ने, देवव्रत नाम था भीष्म पितामह को, भीष्म प्रतिज्ञा की कि जीवन में मैं न तो शादी करूँगी न राजगद्दी पर बैठूँगा। इस कारण से उनका नाम यहीं से बदल करके देवव्रत से भीष्म पितामह नाम हुआ। हमने महाभारत जब भी देखी थी तब भी हमें मालूम चला था कि देवव्रत नाम था पहले देवव्रत नाम। आपका मतलब इस स्थान पे प्रतिज्ञा ली थी? प्रतिज्ञा इसी स्थान पर ली थी, क्योंकि राजा शांतनु को जब कोई शांति नहीं मिलती थी, सत्यवती के अलावा कोई दिमाग ही नहीं काम करता, तो देवव्रत ही आए थे यहाँ पर शपथ लेने की हम जीवन में ना शादी करेंगे और ना जो है तो राजगद्दी पर बैठेंगे। जो सत्यवती के कोच्छा से पैदा होगा पुत्र वही राजवाधिकारी होगा, क्योंकि व्यासराज केवट की यही चॉइस थी कि हम अपनी कन्या तभी दे सकते हैं जब हमारी कन्या के पुत्र पैदा होने वाला राज का अधिकारी बने। और देवव्रत पहले से अधिकारी थे राज के, तो देवव्रत ने ही प्रतिज्ञा की थी, इसी स्थान पर की थी। पुजारी जी, हमें वो पेड़ देखना है जिसमें गणेश जी की आकृति बनी हुई है, वो दिखा सकते हैं हमें? हाँ, क्यों नहीं दिखा सकते। आइए आइए। अच्छा, ये पेड़ से गणेश जी की आकृति बनी हुई है। देखो, ये नीचे से चारों पैर सिद्ध कर रहे हो। 2 पैर ये हैं। हाँ जी। 2 पैर ये हैं। हाँ। जब यहाँ आओगे तो ये कान सिद्ध हो रहा है। दिखाइए कहाँ है? ये जो है अंदर खाली होता है कान। हाँ। खाली है कान। हाँ जी। उसी तरह से ये खाली जगह पड़ी, कान सिद्ध हो रहा है। ये एक आँख सिद्ध हो रही है, ये आपके मत्था सिद्ध हो रहा है, ये सूंड सिद्ध हो रही, और ये एक दंत सिद्ध हो रहा है। इनका नाम एक दंत गणेश है। हमने आज से पहले अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की आकृति नहीं देखी जो यहाँ देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ज़रूरत है इसको प्रिजर्व करके रखने की। बहुत जरूरी है, सच कहा आपने। हाँ अब इसको नहीं रिजर्व रखा जाएगा तो किसको रखा जाएगा संसार में। और कितना खूबसूरत आकृति है, अति सुंदर। तबकि देखिए इसमें कोई रंग रोगन नहीं किया गया। नेचुरल रंग रोगन से सजा दिया जाए तो भव्य तरह से उसकी कला आने लगे। अच्छा पुजारी जी, हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अच्छी बात बेटा। हम जब औरैया से चले तो हमें बताया गया कि 45 मिनट लगेंगे, तो अब मैंने गूगल मैप्स में चेक नहीं किया था। फिर चले तो देखा 1.25 घंटे का रास्ता था, बीच में हमने 10-15 मिनट का हॉल्ट ले लिया और हम पहुंचे यहाँ पे 1.5 घंटे में। अब हम पंच नदी के पास पहुंच चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं और आपका नाम? अंजनी कुमार मिश्रा। अंजनी कुमार मिश्रा जी हैं। तो आप भी इधर से लोकल हैं? वेरी गुड। तो आप हमें मदद करेंगे 5 नदियों का संगम देखने में। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यमुना नदी को सिंध नदी वहाँ पर मिल रही है। तो वो वहाँ पर है कि कहाँ है? थोड़ा आगे मिल रही है यहाँ।
अच्छा, ये गुम्बद के पीछे। हाँ, गुम्बद के पीछे। अच्छा, चलेंगे। इसके लिए सर इधर से आपको रास्ता है। अच्छा, हमें ना एक संगम तो सामने दिखाई दे रहा है। जी, ये लेफ्ट साइड से ये कौन सी नदी आ रही है? ये सिंध नदी आ रही है इधर से। अच्छा, और ये यमुना। ये यमुना इधर से आ रही है। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई, सिंध यहाँ पर हमारी नज़रों के सामने यमुना को मिल रही है, हम बड़ा क्लियर हाइट से देख पा रहे हैं। अब इससे पीछे जी, सिंध को कौन सी नदी ने ज्वाइन किया? पहुँच। पहुज। जी, अच्छा, और उससे पीछे? कुंवारी। अच्छा, तो आपका मतलब है सबसे पहले कुंवारी सिंध को मिलती है, सिंध को मिलती है। तो बन जाती है सिंध। सिंध। फिर पहुज मिलती है सिंध को, बन जाती है सिंध। और यहाँ सिंध मिल रही है यमुना को, वही सिंध बन करके यहाँ ये यमुना को मिलके बन गई यमुना। तो टोटल कितनी होगी? कुंवारी, पहुज, सिंध, यमुना। पांचवी नदी कहाँ है? वो है चंबल सर। चंबल कहाँ पर है? जो ये यमुना इधर से जो आ रही है, सामने से। इधर अच्छा, से यूं आ रही है, ये यमुना जा रही है सर। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम उस ब्रिज से आए थे। जी, जी। तो यमुना हमने नीचे से देखा था। जी जी, तो ये संगम इलाहाबाद के लिए यहाँ से जाते हैं यमुना। चंबल कहाँ पर है? चंबल इसके ऊपर साइड में भरे स्थल है, वहाँ पर मिलते कितना हैं। दूर? यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर। अच्छा, अब बात समझ में आ गया ना कि जब यहाँ पे यमुना आ रही है 4 किलोमीटर पहले वो चंबल से संगम चंबल करके आ से रही है, संगम करके फिर वो यहाँ यमुना बन गई और यहाँ पर सिंध बता दिया। जी। तो अगर पांचों नदियाँ एक साथ देखनी है तो नज़रों से हम नहीं देख सकते, हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा, एरियल व्यू। जी जी। तो ये जो रास्ते में जो आप देख रहे हैं, ये नदी का सर इसको कछार कहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये मिट्टी चटक सी गई है? ये सर जो नदी का जो कछार होता है, इसमें जो मिट्टी आती है तो ये बहुत उपजाऊ होती है, तो इसमें जो है इतनी मतलब पैदावार दम होती है कि अपने आप ये चटकती, जैसी धूप होती है तो इसकी जो है पावर से ये चटकती है। और इसमें एक और चीज़ देखी होगी सर कि आपने कि ये जो बोया गया है, इसमें हल नहीं चला है सर, ये किसान ने आके सिर्फ इसको बो दिया है, फेंक दिया है, अपने आप जम गया है। ना तो इसमें पानी दिया गया है सर, सिंचाई की गई, और ना इसमें कोई खाद दी गई है। मिट्टी ये जैविक हो गया सर। मिट्टी उपजाऊ है और साथ में जैविक है। जी, जी। अभी इसकी कटाई कर दी। जी। तो ये पूरे एरिया में ऐसा ही हुआ है? पूरे जितना भी ये नदी के किनारे का ये कछार होता है सर, इसमें सब किसान को बस यही एक फायदा होता है। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे सिंध नदी यमुना को मिल रही है, ये सामने सिंध नदी है और वो सामने यमुना है। जहाँ मैं फिंगर पिन पॉइंट कर रहा हूँ ना, यमुना वहाँ से आ रही है, सिंध इधर से आ रही है। सिंध यहाँ आने से पहले पिछले 3 किलोमीटर के अंदर 2 नदियों को मिली है, पहुज और कुंवारी। और चंबल वो वहाँ पर आपने बताया। जी। और ये नदी, ये इसमें जो चिड़िया सर आप देख रहे हैं, ये चिड़िया यहाँ की नहीं है। कौन सी वाली? ये जो सफेद चिड़िया दिख रहे हैं आप, ये अच्छा। सब जो ऑस्ट्रेलियन जो स्टॉक हैं वो है ये सर, ये यहाँ पर प्रवास के लिए आते रहते हैं। अच्छा जी। जी, इस तरीके की बहुत सी चिड़िया हैं जो ऑस्ट्रेलिया और यानी जो पंछियों में रुचि रखते हैं, जी, जी, जी। उनके लिए अच्छा जगह है, बहुत अपना बढ़िया जगह है। लगा कर देख और सकते ये और थोड़ी एक और जानकारी आपको दे दें सर कि यही जो चंबल आप देख रहे हैं, यहाँ से सर सेंचुरी, जो आपने सुना हो कि भारत ने ये चंबल को कौन सा देश है उसके क्रोकोडाइल सेंचुरी है, वो यहीं से शुरू होती है सर आपकी। हैं। ये वही तो नहीं जो रणथंभौर के आगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। रणथंभौर से 40 किलोमीटर पे वो धौलपुर से लेकर के और यहाँ तक ये चंबल जो सेंचुरी है क्रोकोडाइल की पूरी यहाँ पर वो है। मगरमच्छ घड़ियाल बहुत है वहाँ घड़ियाल पर तो। बहुत है सर। ये उनका यहाँ प्रजनन प्रतिबंधित है सर, ये बढ़ाए जगह। जाते हैं ये सब। समझ गया ये बात। प्रतिबंधित है और गवर्नमेंट को उसमें है मोटर बोट। क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि इधर से भी अप्रोच है। बिल्कुल। मुझे इतना मालूम था रणथंभौर से 40 किलोमीटर पे कोई जगह आता है, वहाँ पे घड़ियाल और हाँ, ये सब क्रोकोडाइल्स यहाँ पर की। है। और काफी नजदीक से आप घड़ियाल को देख सकते वो आपको ऐसे लेटे आप मिलेंगे। गर्मियों में तो रेत पे देख सकते हैं आपको। सुबह जो है बैठे मिलेंगे। उनका प्रजनन होता है यहाँ पर। बाढ़ में यहाँ भी आ जाते हैं बह के। हैं। अच्छा, हाँ, बाढ़ में सब आ हर जाते जगह हैं। फैल जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग के होने से ये फ़ायदा हो गया कि हमने इस चीज़ को जितना देखा उससे ज़्यादा महसूस किया। स्पेशली आपने पास्ट में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया, साथ में किसान जो अभी कटाई कर रहे हैं गेहूं की उसके बारे में भी आइडिया दिया। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो हम बाहर चलते हैं और वहाँ से फिर हम औरैया की ओर निकल जाएंगे। 1.25 घंटे का समय लगेगा हमको औरैया पहुँचने में। जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी ना, वहाँ पर एक टेम्पल भी है, तो वो एक अच्छा लैंडमार्क लोकेशन है। गूगल में डालते हैं तो गूगल आपको 4 किलोमीटर आगे का बताएगा संगम पॉइंट, लेकिन जैसे आप टेम्पल पहुँचेंगे वहाँ गाड़ी खड़ी करके कोई चाहे तो इस पॉइंट पे आ सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और आपने हमको हमारा सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, थैंक्स।
इस समय रात के 11 बजे हैं। हम लोग अभी भी झांसी से 94 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटा लगेगा झांसी पहुंचने में। ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके हैं। कुछ देर पहले तक हम सफ़र कर रहे थे एक्सप्रेस वे में, अब वहाँ से हमने डाइवर्जन ले लिया स्टेट हाईवे के लिए। सामने दिख रहा है ना हाईवे, स्टेट हाईवे है। तो खाने का ऑर्डर दे दिया, बस इंतज़ार कर रहे हैं, 10-1 मिनट लगेंगे। तो इस हिसाब से 12, साढ़े 12, पौने 1 या 1 हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। ढाबों में ना ये बात बड़ी शानदार होती है, गरम गरम रोटी मिलती है और सर्विसिंग फटफट होती है। अब इन्होंने क्या भाई ने किया, क्या दाल के ऊपर क्या दिया, ये पनीर है कि मखाने हैं? मखाने लग रहे हैं। तड़का लगाते समय मैंने तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। आजकल मेरे को तेल से बहुत परहेज हो रहा है। जब ज़्यादा लगता है ना मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। चलो बस अब डिनर करते हैं और झांसी पहुंचकर आज तो बस सो जाना है और क्या करना है। और कल हम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे झांसी में ही हैं और उसके बाद 3 बजे की मेरी रिटर्न ट्रेन है। फिलहाल आपको ये बाय बाय कर देता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। कमाल ही हो गया। इस जगह खड़े होके ना मैं कितनी भी तारीफ कर लूं, इस नज़ारे को मैं कैमरे में ना कैद कर सकूंगा, ना आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा क्या दिख रहा है। इधर देखो, पहली बात हम हाइट पे हैं, ये 4 से 5 फीट बर्फ है जिसमें हम खड़े हुए हैं। ऊपर बादल, आसमान, दिस इज टू गुड।